सो रिडॉक्स रिएक्शंस ये टॉपिक आपके 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हायर क्लासेस में फिर से कंटिन्यू होने वाला है, इसलिए इसके बेसिक्स ना एकदम क्लियर कट करके जाओ। और इस टाइप की रिएक्शन से ना हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स भी रिलेट कर सकते हैं, और वो आगे मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा पेशेंटली चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ, और इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरो से हीरो बना दूंगा इस टॉपिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने ब्राउन कलर का कॉपर बर्न करा। बर्न करने का मतलब हीट देके उसे रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और मैंने आपको कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। जनरली होती है, हमेशा नहीं होती है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। यहाँ पर हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है ना। यहाँ पर हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी और फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। तो ये आप एक्सेप्शनल केस नोट कर सकते हो, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो रही है लेकिन वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो इसके रिएक्शन पे हमको क्या दिखा, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया है ऑन द सरफेस ऑफ ब्राउन कॉपर। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या था, उसको बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका कलर बता दिया है मैंने, ब्लैक होता है। और यहाँ पर याद रखना, कॉपर की वैलेंसी 2 है। हम कॉपर की जनरली 2 वैलेंसी पढ़ते हैं, एक 1 होती है और एक 2 होती है। तो यहाँ पर हमने 2 वैलेंसी वाला कॉपर लिया है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये जो रिएक्शन हुई वो रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे हुई बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो रिएक्शन होने के पहले की कहानी, यानी कि रिएक्टेंट साइड, और रिएक्शन होने के बाद की कहानी, यानी कि प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पर आप देखोगे कि कॉपर अकेला था, ठीक है, प्योर फॉर्म में था। अब रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और हम बोलेंगे इधर कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर आप नोट करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर किसी भी रिएक्शन के बाद कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और ऐसी रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो है रिडक्शन रिएक्शन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाता हूँ। तो मान लो अगर मैं इसी काले कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करा दूँ, ठीक है। अभी वैसे मैं हाइड्रोजन गैस पास करा के नहीं बता सकता, बिकॉज मेरे पास हाइड्रोजन है नहीं। लेकिन अगर इन केस मान लो मैं इस सरफेस से हाइड्रोजन पास कराता हूँ, तो मेरे को वो ब्राउनिश अपीयरेंस वापस से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर फिर से कॉपर बन जाएगी। कैसे? देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिला के क्या बनाएगा, कॉपर बना देगा प्लस H2O, यानी कि वाटर बना देगा। रिएक्शन के पहले देखो कॉपर ऑक्साइड था, है ना, उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड थी पहले से। लेकिन रिएक्शन के बाद देखो, अब कॉपर अकेला है, उसमें ऑक्सीजन अब नहीं रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से नोट करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें ये सीखने को मिला यहाँ से कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन लूज हो जाए, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब भाई ये रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडॉक्स कुछ नहीं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हो, तब हम बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यार रिडॉक्स शब्द खुद ही आप देखो 2 शब्दों से मिलके बना है, एक रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अरे एग्जाम्पल तो बताया नहीं, तो देखो एग्जाम्पल में फिर से वही वाली रिएक्शन देख लो आप, वो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। वहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट साइड पर कि हाइड्रोजन तो अकेली थी, है ना, हाइड्रोजन थी बस। रिएक्शन के बाद देखोगे कि वो तो वाटर बन गया है, H2O, उसमें ऑक्सीजन आ गया है ना, ऑक्सीजन गेन कर लिया उसने, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी थी। और कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस हो गया, यानी कि रिडक्शन भी थी। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, यानी कि वो रिडॉक्स रिएक्शन थी, ठीक है। आया समझ? अब देखो कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन की भी लिमिटेशन बन रही थी, तो साइंटिस्ट को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि जहाँ सिंगल बस ऑक्सीडेशन हो रही हो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था जिसमें रिडक्शन भी हो रहा था। आपको समझ नहीं आएगा, अभी कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा, और ऐसी प्रोसेस को रिडॉक्स ही बोलेंगे। आप अभी इसलिए नहीं समझ पाओगे बिकॉज आपको दूसरी डेफिनेशंस नहीं पता है इसकी। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिडॉक्स रिएक्शंस की दूसरी और डेफिनेशंस भी हैं।
हाइड्रोजन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के टर्म में, ऐसी कुछ डेफिनेशंस आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। हाँ, एक जो आपको पूछ सकते हैं वो हाइड्रोजन के टर्म्स में पूछ सकते हैं, बताता हूँ उसको भी। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी में वो क्लियरली लिखा है लास्ट पेज पर, एकदम ऊपर साइड, तो मुझे उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना होगा। तो सबसे पहले मैं समरी दे देता हूँ अभी 5 मिनट में हमने क्या क्या डिस्कस करा। तो ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐड कर लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। वैसे ही अब रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक लेवल और अप करता हूँ, बिकॉज आपको 3rd चैप्टर में फिर से ये समझना होगा। हालांकि वो अभी 30% कोर्स रिडक्शन में हट चुका है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। यानी कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन फॉर्मेशन कर देता है तो ऑक्सीडेशन है, और एनायन फॉर्म कर रहा है यानी कि वो रिडक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, कंक्लूजन यही निकलेगा। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, जो ऑक्सीडाइज होता है वो किसी ना किसी को रिड्यूस कर ही रहा होगा भाई। यहाँ जैसे वो सेकंड वाली रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन वहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो आप देखो कॉपर को रिड्यूस भी तो कर रहा है ना? यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसी रिएक्शन में आप देखो, कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के बाद वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। देखो, हाइड्रोजन बाद में ऑक्सीडाइज हो गई, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। अगर इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जी हाँ गाइस, तो इस गेम की हर लेवल पर आपको 4 पड़ाव मिलेंगे। पहला पड़ाव, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। दूसरा पड़ाव, रिड्यूस कौन हो रहा है। तीसरा पड़ाव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। चौथा पड़ाव, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलो, लेवल 1, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मत समझना। सबसे पहले देख लो यार ये बैलेंस है कि नहीं। आपने नया कंसेप्ट सीखा है तो उसे अप्लाई करना भी सीखो। तो देख लो यहाँ पे जिंक, हाँ चलो ये बैलेंस्ड है। तो टाइम शुरू हो चुका है, चालू करो। तो देखते हैं ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो रिएक्शन के पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, यानी कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, पहला पड़ाव क्लियर। रिड्यूस कौन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड, Zn बना रही है ना, तो वो रिड्यूस हो गई। अब एजेंट्स बताओ, इसके ही उल्टे हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। इसी के साथ सारे पड़ाव क्लियर, लेवल 1 क्लियर। अब चलते हैं लेवल 2 पर। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज अलग एलिमेंट है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl क्या बनेगा? जी नहीं, जैसा आप सोच रहे हो एक्सचेंज करके डबल डिस्प्लेसमेंट कर दें, वैसा नहीं होगा। वो कंसेप्ट अप्लाई करके आप मैंगनीज डाइक्लोराइड और H2O तो बना लोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि Cl2 कहाँ से निकली। कंसेप्ट लगाकर निकलनी तो नहीं चाहिए थी क्लोरीन, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्लोरीन निकल रही थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी हमको ऑब्जर्वेशन में। असल में होता क्या है, ये सब पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, उसके बाद हम रीज़न समझाते हैं अपने थ्योरीज़ के हिसाब से। अलग अलग थ्योरीज आती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं, कुछ एक्सटेंड होकर नई थ्योरीज बन जाती हैं। तो ऐसा चलता है केमिस्ट्री में। डायरेक्ट कोई भी साइंटिस्ट ऐसे ही कंसेप्ट नहीं निकाल देगा, अपनी थ्योरीज ऐसे ही नहीं निकाल देगा। पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके आधार पर ये सब होता है। एनीवे, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पहले बैलेंस कर लो इसको और उसके बाद ट्राई करो ये 4 पड़ाव क्लियर करने के। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला पड़ाव, HCl से H2O बन गया, है ना। तो वहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। HCl में से भी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। अब एक और चीज़ देखो, HCl से क्लोरीन भी बना है। अब देखो, HCl से क्लोरीन बना है, क्लोरीन अब अकेला है, इसलिए हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। मैंने बताया था हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बताया था कि नहीं, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O एंड Cl2। ठीक है, ये 2 चीज़ें और दोनों में अलग अलग डेफिनेशंस लग रही हैं, है ना, इसलिए अलग अलग डेफिनेशंस सिखाइए। तो दूसरा पड़ाव, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर
MnO2 इज़ रिड्यूस्ड टू MnCl2 क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लूज़ हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि वो रिड्यूस हुआ है ना। अब इन दोनों का उल्टा करके आप एजेंट्स निकाल सकते हो, आई गेस निकाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन में आपको एक लेवल और अप लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा बियॉन्ड द बॉक्स सोचना है। मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं। तो देख लो, पहले O2 ने यानी कि ऑक्सीजन ने मैंगनीज के साथ बॉन्ड बना रखा था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। देख रहे हो, वाटर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो वहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। जी हाँ गाइस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खुद रिड्यूस हो सकते हैं। क्या ये चीज़ आपने पहले सोची थी? नहीं सोची थी ना, है ना। बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें, और इसलिए शायद वीडियो आज का लंबा है थोड़ा सा। खैर, अभी जो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ बताई वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपकी स्क्रीन पर है। और रही बात एजेंट्स की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है सही आंसर। और अब मैं इस इक्वेशन को, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, उसकी बैलेंसिंग मैंने कैसे करी वो तो आपको पता पड़ गया, ठीक है, हिडन ट्रायल मेथड से, या फिर कुछ और मेथड्स भी आपने सीखी होगी, शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो ट्रिक्स लगा के मैंने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन असल में यहाँ हो क्या रहा है, क्या ये चीज़ आपने सोची है कभी? अगर नहीं सोची है तो चलो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि असल में कैसे एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो और मज़े करो। तो यहाँ पर एक मैंगनीज डाई ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और वो रिएक्ट कर रहा है 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से। अगर आपसे कोई पूछे कि ये रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको 11th क्लास के एक टॉपिक में मिलेगा, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये MnO2 अपने आप में एक स्टेबल चीज़ है, माना मैंने, लेकिन अगर इसे 4 HCl दे दो तो ये और स्टेबल होना चाहेगा। जैसे आपका एग्जांपल ले लो, अगर आपको एक जॉब मिल गई, अच्छे खासे पैसे, अच्छी खासी सैलरी है, तो आप उसको नहीं छोड़ना चाहोगे, आप अपने आप में स्टेबल हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें और ज़्यादा सैलरी हो, तो आप उस जॉब पे शिफ्ट करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, है ना। तो वही ग्रीड इसे भी है, इसे स्टेबिलिटी का ग्रीड है, एक्चुअली हमें मनी का ग्रीड होता है ना। तो अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगी, इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड देखो, ये बॉन्ड टूटा, राइट साइड देखो, ये चारों HCl के बॉन्ड टूट गए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में ये होगा कि क्लोरीन के 2 एटम्स आएंगे और मैंगनीज के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो असल में नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कैसा है, अभी आप जैसे पढ़ रहे हो मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसमें मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी खुद समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आप टाइम के साथ खुद ही सीखने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगनीज डाइक्लोराइड बन गया। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन के एटम है ना, 2 क्लोरीन के एटम बच गए, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एक Cl2 निकाल देंगे। और यही मैं कह रहा था कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट करके नहीं कर सकते, ये अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो डायरेक्ट आपको इक्वेशंस भी रटवा सकता था जिससे सब करवा रहे हैं, है ना। एंड आई बेट कि ये चीज़ आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, किसी ने भी नहीं, कोई भी आपको पढ़ा रहा हो ये चीज़ नहीं बता रहा होगा। तो ये 2 जो क्लोरीन के एटम है वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे और बना देंगे एक Cl2। यहाँ पर नंबर भी ध्यान रखना, क्योंकि उसी से बैलेंसिंग का खेल चल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ही इक्वल करने होते हैं हमें, ठीक है। तो अब ये फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर 4 हाइड्रोजन बच गए हैं और 2 ऑक्सीजन बच गए हैं। गेस व्हाट, क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स H2O के बन जाएंगे, और इसलिए हम 2 लगाते हैं H2O के आगे। बात समझ आ रही है? और अब आप देखो कि मैंने कहीं से भी एटम्स गायब नहीं करे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के पहले भी इक्वल थे, नंबर ऑफ एटम्स बाद में भी इक्वल हैं, और इसलिए हम बैलेंस करते हैं। क्या अब आपको फील आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो, बिकॉज एडिटिंग में बहुत समय जाता है और बहुत ही टेढ़ा काम है ये, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, एडिटिंग करते समय मेरा दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। एनीवे, आप एक लाइक ठोक दो जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, और कमेंट करके भी बताना मैंने अभी जो पिछले क्वेश्चंस पूछे हैं, और ये चीज़ बताना आपको समझ आई कि नहीं, है ना, ये जो स्ट्रक्चर बताया मैंने, ठीक है। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं इस चैप्टर के, और यहाँ पर ख़त्म होने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सफ़र विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि डे टू डे लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शंस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत जगह अप्लाई हो रही है डे टू डे लाइफ में, तो इसके 2 मेजर इफ़ेक्ट्स हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। क्या है वो 2 इफ़ेक्ट्स? कोरोजन है और एक रेंसिडिटी है। नाउ व्हाट इज़ कोरोजन, या फिर कोरोजन बोल सकते हो। तो ये होता क्या है असल में? तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाते हैं। क्यों डिग्रेड होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर,
है ना, आपको पता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और फिर ऑक्साइड्स बना लेता है ये अलग अलग, है ना। तो यही है कोरोजन, द फिनोमिनन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये चीज़ तो सबने ही नोटिस करी होगी कि आयरन के पीस को अगर हम मॉइस्ट हवा में छोड़ दें, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो लेयर होती है वो डिग्रेड हो जाती है इनटू ब्राउनिश कलर, है ना। ब्राउनिश कलर क्यों होता है? बिकॉज वो ऑक्साइड बना लेता है। कौन सा ऑक्साइड? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन इन कलर होता है। और ये धीरे धीरे जो लेयर है अंदर तक जाने लगती है और पूरा मेटल उससे ख़राब हो जाता है। सॉरी, मेटल नहीं, आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन इज नॉट रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स है। कोरोजन अलग अलग मेटल्स पे होता है। जब अलग अलग मेटल्स पे कोरोजन होता है तो अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। आयरन के केस में वो होता है रस्ट, और अगर दूसरे मेटल्स की बात करो तो उनमें अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लो, जैसे सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है ना, और ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है कॉपर पे। देखो, कोरोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में होता है, और हमें पता है एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सिल्वर पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग होगी वो सिल्वर ऑक्साइड नहीं है। और वैसे ही अगर देखो तो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर है वो कॉपर कार्बोनेट है। मैंने आपको बताया है कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, लेकिन कॉपर कार्बोनेट होता है ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कोरोजन में। और दूसरा फिनोमिनन जो है वो होता है रेंसिडिटी। नाउ व्हाट इज़ रेंसिडिटी? तो अगर रेंसिडिटी को मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कुछ ऐसे करूँगा। इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच ऑयली एंड फैटी फूड आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड। अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो खाने पर तेल चढ़ना इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। इससे सिंपल मैं क्या ही करूँ। तो ये प्रोसेस आपने ऑब्जर्व भी करी होगी, और नहीं करी है तो यार 2 चिप्स के पैकेट खरीदो, है ना। एक को ऐसे खोल के रख दो और दूसरे को पैक रहने दो। नाउ 2 से 3 दिन के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे उसे, तो जो चिप्स का पैकेट आपने खोल रखा था उसके अंदर की चिप्स हो जाएगी रैंसिड। एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनका जो स्मेल है वो अलग आने लगेगा और आप उन्हें खाना मत। और अगर खा के देखते हो, टेस्ट करके देखते हो, तो उसका जो टेस्ट है वो भी अजीब सा लगेगा। वाई? बिकॉज उसने एटमॉस्फेयर के साथ अपनी रिएक्शन कर ली, और दैट प्रोसेस वॉज रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भाई क्या कर रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप सोचोगे कि यार चिप्स के पैकेट के अंदर, जो मैंने चिप्स का पैकेट नहीं खोला था उसके अंदर भी तो हवा थी, तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करा। एक्चुअली क्या हुआ, वो हवा जो थी वो जस्ट एयर नहीं थी, वो मिक्सचर ऑफ गैस नहीं थी, वो एक सिंगल गैस थी, नाइट्रोजन। उस पैकेट के अंदर क्या था, नाइट्रोजन भरा था। नाउ अब इस पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को हम पैक करके नाइट्रोजन फ्लश क्यों करते हैं। तो इसका आंसर मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, और ये रिडॉक्स प्रोसेस होने से बचा लेता है। एक्चुअली नाइट्रोजन क्या है, थोड़ी लेस रिएक्टिव गैस है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये प्रिवेंट कर लेती है रेंसिडिटी को फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेल, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, ज़्यादा टाइम तक नहीं, सिर्फ लॉन्ग टाइम तक, हमेशा के लिए नहीं कर देगा। आप देखते होगे पीछे पैकेट के एक्सपायरी डेट, तो वो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है कि कब तक बचा सकता है वो, धीरे धीरे तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा। तो हमने ये 2 हार्मफुल इफेक्ट्स देखे, कोरोजन और रेंसिडिटी। क्या ये सच में हार्मफुल है? नहीं। क्या कुछ अच्छा नहीं हो सकता इनसे? फॉर एग्जाम्पल आप कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम को देख लो, जिसे हम एनोडाइजिंग भी कह रहे हैं आजकल, और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं, वो तो हमारे लिए और अच्छी बात है। एनोडाइज हम खुद करते हैं आजकल एल्यूमिनियम, वो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो इस बुरे से भी कुछ अच्छा चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो ख़राब चीज़ ही है, ठीक है। तो यार अब आप कहोगे कि तुमने इतनी बुरी चीज़ें बता तो दी, अब कुछ सोल्यूशन भी बता दो जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सकें। तो ठीक है भाई, बिल्कुल बताते हैं। तो कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंट करके। पेंट क्या करेगा, लेयर, बाहर वाली लेयर को जो मेटल की है उसे रिएक्ट ही नहीं होने देगा एटमॉस्फेयर से। ऐसा ही हम कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन नहीं पता तो आप 3rd चैप्टर पढ़ो, उसमें हो जाएगा आपको क्लियर पूरा कंसेप्ट। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, हम एनोडाइजिंग कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग कर सकते हैं हम। इसके न्यूमरस सोल्यूशंस हैं। अच्छा, रेंसिडिटी के क्या सोल्यूशंस हैं? तो वही, एक तो मैंने बता दिया, नाइट्रोजन, और एक आप कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। और अगर आपका कोई कुक्ड फूड है तो उसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो। सनलाइट में रखने से क्या होगा बताओ, फोटोलिसिस हो जाएगा। याद आ रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो वो हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और
एक सेफ जगह भी बता दो कहाँ रख सकते हैं, तो आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और रिएक्शन स्लो हो जाती है लो टेम्परेचर पे, राइट। तो ये सब चीज़ें थी सॉल्यूशंस के लिए। एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत ही प्यारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हमने ये सीखी, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन्हें बैलेंस कैसे करें, और बहुत सारी चीज़ें सीखी जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखे हमने, और अलग अलग टाइप्स के अलग अलग अपने अपने एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशंस थी, है ना। स्लेग लाइम जैसे मैंने आपको बताया वो पूरी लाइम साइकिल थी, और ये रेडॉक्स रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो यस, आपकी साइंस ना क्यूरियोसिटी से भरी है पूरी, इसे पढ़ डालो पूरी अच्छे से। एंड आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था, आई होप आपने कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हो आज, है ना। सो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।